गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों तक? हाँ सर। चलिए, यूनिट एंड डायमेंशन की जो थ्योरी है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे एरर एंड मेजरमेंट वाला पार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे प्लानेट में हमने 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज माना है और उन सातों के नाम हमें याद हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक जगह हर एक प्लानेट में वो इन्हीं 7 बेसिक क्वांटिटीज को ही फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज माने। हो सकता है किसी अदर प्लानेट में या किसी अदर प्लेस पे वो किसी और क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी माने। तो यहां पर हमें एक सवाल करना है जिसमें हम 7 बेसिक क्वांटिटीज के अलावा किन्हीं अदर फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी मान रहे हैं और उनकी टर्म्स में मुझे किसी अदर क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी बनाना है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जांपल 17 को अगर आप पढ़ें तो आपसे बोला जा रहा है कि हमें फोर्स एक्सीलरेशन और टाइम को फंडामेंटल मानना है। फोर्स एक्सीलरेशन टाइम को फंडामेंटल मानते हुए आपको लेंथ को एक्सप्रेस करना है। यानी यहां पे लेंथ क्या हो जाएगी, यहां पे लेंथ हो जाएगी डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि आप इन्हें क्या मान रहे हो, फोर्स एक्सीलरेशन एंड टाइम को आप फंडामेंटल मान रहे हैं, तो लेंथ विल बिकम अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पे आपको कुछ नई क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी माननी पड़ेगी और उनकी टर्म में दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्या आप लोग कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को? हाँ सर। जो लोग कर डी सकते हैं ऑप्शन है कैसा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जो लोग कर सकते हैं करने की कोशिश करें। यहां पर फोर्स डी ऑप्शन आ रहा है मेरा। डी इज द राइट ऑप्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसा समझिए कि मुझे लेंथ को फोर्स एक्सीलरेशन और टाइम की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे लेंथ के लिए एक फॉर्मूला बनाना है, और हमने पढ़ा था कि हम डायमेंशन की मदद से फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि आपको लेंथ का एक फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स एक्सीलरेशन और टाइम। तो एक तरफ क्या लिखिए, एक तरफ लिख लीजिए लेंथ। तो मैं करने जा रहा हूं, देखिए इसे आप लोग। एक तरफ लिख लीजिए लेंथ और प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर ए बोल दीजिए, एक्सीलरेशन की पावर मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्सीलरेशन को, उसकी पावर बी बोल दीजिए और टाइम की पावर सी बोल दीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करिए, इसके बाद आप लगा दीजिए डायमेंशनल एनालिसिस ऑन बोथ साइड, यानी एलएचएस एंड आरएचएस दोनों साइड में आपको डायमेंशनल एनालिसिस लगाना है। तो अगर डायमेंशन एनालिसिस आप लगाते हैं तो आपको क्या लिखना है, इस तरीके से देखिए, लेंथ का डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन उसकी पावर ए, एक्सेलरेशन के डायमेंशन की पावर बी और टाइम के डायमेंशन की पावर सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लेंथ का डायमेंशन आप सभी जानते हैं, क्या लिखते आए हैं हम अभी तक, डायमेंशन सिंबल लेंथ का क्या यूज करते आए हैं, एल। फोर्स का आप सभी को पता है, इट इज एम एल टी माइनस टू, और मैंने बोला भी है फोर्स का आपको याद भी रखना है, इसकी पावर ए। एक्सेलरेशन आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको लिख रहा हूं मैं एल टी माइनस टू, इसकी पावर बी और टाइम की पावर सी। इसके बाद यहां पे आप लिख लीजिए एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0 इज इक्वल टू, अब देखिए इस तरफ मास की टोटल पावर कितनी है हमारे पास, ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ मास। तो आप देख सकते हैं मास की जो टोटल पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, केवल और केवल ए। यहां पर 1 लिखा, यहां पे 1 मान सकते हैं, तो 1 इंटू ए विल बी ए। इसी तरह से एल की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, तो एल की टोटल पावर हो जाएगी ए, यहां से ए मिल गई, यहां से मिल जाएगी प्लस बी, और कुछ भी नहीं है, ए प्लस बी टोटल पावर ऑफ एल। और टाइम की जो टोटल पावर होगी इट विल बी माइनस टू ए माइनस टू बी और प्लस सी। यहां तक क्या सबको समझ में आ गया? यहां तक क्या सबको समझ में आ गया है? हाँ सर। हाँ सर। अब आपको करना क्या होता है, आप सभी को पता है, पावर को क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है। नाउ कंपेयर द पावर्स।
तो अगर मैं यहाँ पे पावर को कंपेयर करता हूं, देखिए, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 0, है ना, कंपेयर कर रहा हूं पावर को। तो उसके बाद a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो अगर a 0 है, यहां से b इक्वल टू कितना मिल गया, 1, और यहां से मुझे मिल जाएगा, देखिए, -2a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, और a अगर 1, a अगर 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगी, -2b की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपको c क्या मिल रहा है, यहां से आपको मिल रहा है c इज इक्वल टू 2। तो आपने a भी निकाल लिया, a इज इक्वल टू 0 आ रहा है, b इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और c इज इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ को आप लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू फोर्स की पावर। देखिए, लेंथ का डायमेंशन, बेसिकली लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं आप इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो फोर्स की पावर a थी, तो फोर्स कितना हो गया, 0। एक्सेलरेशन की पावर कितनी है, b, और b कितना हमारा आया है, a आया, 1 आया है, और टाइम की पावर कितना आया है, c इज इक्वल टू 2। तो आंसर इज at स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नोट कीजिए, किसी को डाउट हो पूछिए। फटाफट नोट करें, कोई डाउट हो पूछिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको किन्हीं और क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी कंसीडर करना पड़ सकता है। और इस क्वेश्चन को ठीक हमने वैसे ही किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था, फार्मूला डिराइव करने वाला जो टेक्निक होती है डायमेंशन की मदद से, हमने उसी टेक्निक को यहां पे यूज किया है। जिनका हो चुका है वो अगले क्वेश्चन को पढ़ें। और उसे ट्राई करें। तो ये कंप्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन के कई पार्ट होंगे। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी गई है, द वंडरवॉल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस इज P प्लस a बाई वी स्क्वायर इन ब्रैकेट v माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन आपको दी गई है। और यहां पे P एक प्रेशर है, यहां पे P एक प्रेशर है, V एक वॉल्यूम है, एंड A एंड B आर कांस्टेंट्स। तो आपको, जिनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे वंडरवॉल कांस्टेंट, A एंड B आर वंडरवॉल कांस्टेंट। आप अभी जब 11th क्लास की बात करेंगे, 11th क्लास में जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा रियल गैसेस। तो रियल गैसेस में आप बात करेंगे इन वंडरवॉल कांस्टेंट के बारे में। तो A एंड B आर वंडरवॉल कांस्टेंट्स, और आपको इन्हीं के डायमेंशन को फाइंड करना है, A एंड B के डायमेंशन को फाइंड करना है। और मैंने जो आपको फीचर्स बताए थे, जो रूल्स बताए थे डायमेंशन के, उनको याद रखते हुए आपको यहाँ पे ये काम करना है। तो सब लोग ट्राई करिए, देखता हूं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, कितने लोग इस क्वेश्चन के चारों पार्ट को निकाल पाते हैं, मैं देखना चाहूंगा। तो ऑप्शंस में P और V वैसी दिए, तो उनको भी कन्वर्ट करके लिखे कि उनको रहने दे वैसी? बेटा, आपको प्रेशर का डायमेंशन नहीं निकालना है, आपको केवल और केवल किसका डायमेंशन फाइंड करना है, ए और बी का। तो मैं एक पार्ट कर देता हूं, 11th क्लास के बच्चों के लिए मैं एक पार्ट कर रहा हूं, देखिए समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए उन्होंने पहले पार्ट में बोला है कि आपको फाइंड करना है द डायमेंशन ऑफ ए के डायमेंशन आपको बताने क्या होगा, ए का डायमेंशन फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ए कहां लिखा हुआ है, ये रहा ए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आप सिमिलर क्वांटिटीज को ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर के साथ में क्या ऐड हो रहा है, तो प्रेशर के साथ में ऐड हो रहा है ए बाई वी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ए बाई वी स्क्वायर जो होना चाहिए, ए बाई वी स्क्वायर, ये भी क्या होना चाहिए, प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के साथ में आप प्रेशर को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होना चाहिए ए बाई वी स्क्वायर का, इट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। क्या यहां तक सबको समझ में आया, पहले बताइए।
यस सर। तो इसको Yes, अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो मैं क्या कहूंगा, देखिए मैं कहूंगा कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मुझे याद है प्रेशर का डायमेंशन m l माइनस 1 t माइनस 2, ये प्रेशर हो गया। और वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेटा l का क्यूब, तो l के क्यूब का स्क्वायर मतलब बन जाएगा l की पावर 6। तो क्या मिल गया देखिए आपको यहां से, अच्छा ओके रुको, यहां पर आपको करना क्या है, यहां पे आपको a को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बताना है। ओके तो ये बेटा क्वेश्चन तो बी हो जाएगा ना? नहीं, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा हो चुका है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 17 के जैसा हो चुका है कि आपको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में ए और बी को एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल सही है। तो ये तो और भी सिंपल हो गया फिर तो। देखो अगर मुझे ए को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना है तो क्या क्या कह सकता हूं, देखो मैं कि ए बाई वी का स्क्वायर, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो ए का डायमेंशन होगा इट इज प्रेशर का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम के डायमेंशन का स्क्वायर। तो बात सही, यहां पे आंसर क्या हो गया, पहले पार्ट का आंसर होगा कि जो ए है इट इज इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर। आपको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म देखना था, तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया, बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। yes sir. इसी तरह से अगर मैं तो बी हो जाएगा ना? बी के डायमेंशन की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं बी जो है वो वॉल्यूम के साथ में सब्ट्रैक्ट हो रहा है बी, तो वॉल्यूम के साथ में वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी। वॉल्यूम के साथ में वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। थर्ड का बताइए। तो इसका डी होगा क्या? डी इज नॉट द राइट आंसर बेटा। आंसर कुछ वैसा ही होगा, वही क्वांटिटी होगी जिससे आप फैमिलियर हो। स्पेसिफिक हीट मैंने आपको भी नहीं पढ़ाई है, तो आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा या सी होगा। मैं आपसे भी ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा जो मैंने आपको सर ए है क्या? प्रेशर है क्या सर, प्रेशर? तो एनआरटी बेटा, तो एनआरटी एन और आर तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेटा लेकिन एन वो वाला कांस्टेंट नहीं है, एन मोल है, और मोल भी सात बेसिक क्वांटिटीज में आता है। एन क्या है यहाँ पे, एन इज मोल, ये एन बेटा मोल है। अच्छा ठीक है सर। ये भी एक सात बेसिक क्वांटिटीज में से एक आएगा। एनर्जी होगा क्या इसका? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, एनआरटी किसके बराबर है, एनआरटी इक्वल होता है पी इंटू वी के। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी, ये इक्वेशन, अब देखिए ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये जो टर्म है ये तो प्रेशर है पूरा का पूरा, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, और ये पूरी की पूरी क्या है, वॉल्यूम है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आरटी के बराबर है। यहां पे क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 मोल है, अदरवाइज यहां पे एन आता है, एन की जगह 1 आ गया, यानी एन इक्वल टू हमें कितना लेना है, एन इक्वल टू 1 लेना है हमें। तो ये इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। 11th क्लास के बच्चे घबराएंगे नहीं, आपको भी केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में पढ़ना है चैप्टर, तो आपको ये इक्वेशन एकदम रट जाएगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, कोई नई बात नहीं है, बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन रहने वाली है। जिस तरीके से फोर्स इक्वल टू एमए हर बच्चा जानता है, वी इक्वल टू आईआर हर बच्चा जानता है, उसी तरीके से पीवी इक्वल टू एनआरटी आपको एकदम रट जाएगी अभी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसका मतलब जो एनआरटी है ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम के बराबर है। अब अगर बेटा आप इसका डायमेंशन फाइंड करें ना एनआरटी का, इफ यू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनआरटी, तो बेटा आप निकाल सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा एनर्जी के बराबर। आप करके देखिए, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता था, एनर्जी को हमने लिखा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसका डायमेंशन कैलकुलेट करिए सभी लोग एनआरटी का, एनआरटी जो कि पीवी के बराबर है। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, अगर आप इसका डायमेंशन फाइंड करते हो तो ये एनर्जी के बराबर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2, ये एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो आप लोग पता कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का जो डायमेंशन है ये ml स्क्वायर t माइनस 2 आएगा। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। क्या सभी को समझ में आ गया? आ गया सर। हाँ सर। फोर्थ Yes, पार्ट sir. बताइए, फोर्थ पार्ट। अब देखिए, अब यहां पे आपको डायमेंशन निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि ए और बी का डायमेंशन फार्मूला आपसे बोला है, ए इंटू बी का डायमेंशन फार्मूला, तो अब तो एमएलटी के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो जो हम करने जा रहे थे, करना तो पड़ेगा आखिर काम, वो काम करना पड़ेगा हमें। सर डी आ रहा है। बाकी लोग बताएं क्या उनका भी डी आ रहा है? आपको ए और बी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा अब यहाँ पे अलग अलग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई कीजिए। तो मेरा डी आ रहा है, बस मैं एम का डायमेंशन मैच नहीं हो रहा, मेरा डायमेंशन हो रहा है एम में। Yes, sir. आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा डायमेंशन निकालूं ए का हम निकाल ही रहे थे, लेकिन बीच में छोड़ दिया था। ए बाई वी स्क्वायर का जो डायमेंशन है, ये आपके प्रेशर के बराबर है। इसका मतलब जो ए का डायमेंशन होगा, इट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन तो मुझे याद है, इट इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और वॉल्यूम का होता है एल स्क्वायर, सॉरी एल की पावर 6। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एल का क्यूब और उसका स्क्वायर, तो एल की पावर 6। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? इट इज इक्वल टू एम एल की पावर 5 और टी की पावर माइनस 2। तो ये आपने ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. इसी तरह से अब आपको बी का डायमेंशन फाइंड करना है। तो अगर मैं बी का डायमेंशन निकालूं, तो बी तो क्या है? बी तो बहुत ही सिंपल है। बी जो है वो वॉल्यूम के साथ में ऐड हो रहा है। तो बी अगर वॉल्यूम के साथ में ऐड हो रहा है, इसका मतलब बी का डायमेंशन वॉल्यूम होगा। तो बी का डायमेंशन अगर वॉल्यूम है, इसका मतलब एक बार में लिख सकता हूं मैं कि जो डायमेंशन ऑफ बी है, इट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम का हमें सभी को पता है, इट इज एल क्यूब। तो अगर मैं ए इंटू बी करूं, व्हाट आई विल गेट? ए इंटू बी का डायमेंशन ये बराबर हो जाएगा ए का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय बी का डायमेंशन। तो ए का डायमेंशन हमारे पास है एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 2 इंटू बी, which is it is L cube. So the answer is m L to the power 8 and t to the power minus 2. This is the answer. क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन सर, डी। D, sir. तो मुझे बताया जा रहा है कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो डी के साथ मैच कर रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। सभी लोग नोट कीजिए, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। सभी ने नोट कर लिया? Yes, sir. हाँ सो चलिए एग्जांपल नंबर 19 सभी लोग ट्राई करिए। तो क्वेश्चन बेस्ड है चेंज ऑफ यूनिट्स पे। इस पे भी हमने क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। एक क्वेश्चन क्लास में, दो क्वेश्चन क्लास में लिए हैं। फिर डी है इसका आंसर। क्या बेटा बताया आंसर आपने? डी D 12960। D is the D is the wrong answer.
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको आप स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा आपने इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया है, तो स्मॉल जी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एसआई यूनिट्स। मीटर भी एसआई यूनिट है और सेकंड भी एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट में आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और आपको इसकी यूनिट को चेंज करना है, जिसमें लेंथ को आप मीटर के बजाय किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, टाइम को सेकंड के बजाय आवर में मेजर करना है, और आपको नई यूनिट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जिसकी भी यूनिट चेंज हो रही है, सबसे पहले आपको उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक एक्सेलरेशन ही, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी LT माइनस 2। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। फिर मैंने आपको फार्मूला बताया था कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। क्या सबको याद आ रहा है? जब भी यूनिट चेंज करेंगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो N1 तो हो गया N1 कितना हमारे पास है 10, और U1 यानी SI यूनिट, तो लेंथ देखिए लेंथ की पावर कितनी है 1 है, तो लेंथ की जगह लिखूंगा उसकी यूनिट यानी मीटर, तो मीटर की पावर 1, और टाइम की पावर की टाइम मतलब यहां पे हमें सेकंड में लेना है, सेकंड की पावर -2। ये हो गया U1 इक्वल टू N2 मुझे फाइंड करना है। अब U2 यानी नई वाली यूनिट, तो अब हमें मीटर की बजाय किलोमीटर में लेना है लेंथ को, और इसकी पावर 1, जो लेंथ की पावर है वही यहाँ पे यूनिट की पावर लगाएंगे, और टाइम को हमें लेना है आवर में, तो आवर में टाइम को लेना है और उसकी पावर -2। यहां तक सबको समझ में आ गया हमने अभी क्या किया है? यस सर। हाँ अब इसके बाद देखिए ये आपका U1 लिखा हुआ है, दिस इज योर U1 एंड दिस इज योर U2। बस अब इसे सॉल्व कीजिए। तो मुझे N2 फाइंड करना है, तो क्या मिलेगा मुझे यहां से N2? तो यहां से आपको मिलेगा N2 इज इक्वल टू, देखिए आप देख सकते हैं 10 टाइम्स मीटर अपॉन किलोमीटर की पावर 1 और सेकंड अपॉन आवर की पावर -2, ये मिलेगा आपको। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आपको यूनिट को सेम करना होता है। अगर ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर करेंगे, अगर ऊपर सेकंड है तो नीचे भी सेकंड करेंगे। तो आप ऐसा जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 10 मल्टीप्लाइड बाय मीटर अपॉन किलोमीटर में किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 मीटर, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास? इसकी पावर है 1। इसके बाद सेकंड को सेकंड में रहने देंगे, लेकिन आवर को हम सेकंड में बदल लेंगे, और आप सभी को पता है कि एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड की पावर -2। अब इसका फायदा क्या हुआ कि मीटर मीटर कट गए, सेकंड सेकंड कट गए। अब मुझे यहां से क्या मिल रहा है, आंसर मुझे क्या मिल रहा है? देखिए N2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है, तो N2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइंग विथ 1/10 का क्यूब, और ये कितना आ जाएगा देखो 1/3600। ये कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद? सर वो उसका -2 भी है। ओके ओके, यहाँ -2 तो भूल ही गए अपन, यहाँ -2 है, वेरी गुड, यहाँ -2 है। तो अगर ये -2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सभी लोग सॉल्व करें, बताएं आंसर क्या रहा है, इसको सभी लोग तो सॉल्व वो करें। 36 to the power 4 शायद। टू दी पावर 2। तो ये 3600 की पावर -2 है। देखो इसको मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, N2 इज इक्वल टू 1/10 की पावर 2, और 3600 को ऊपर भेज दिया तो इसकी पावर हो जाएगी अब प्लस का 2, ऊपर भेज देने पे पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? ऑप्शन ही आएगा, इसका स्क्वायर 1296 हो जाएगा 36 का। कितना होता है बेटा 1296? हाँ 1296 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 2 0 कट जाएंगे उससे, तो तो 1296 1296 ये नई वैल्यू आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पे आंसर में करेक्शन होगा, तो आंसर में करेक्शन है, सभी लोग आंसर करेक्शन कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर, करेक्शन कर लेना। सभी लोग नोट कीजिए।
तो राइट आंसर इज डी। सर वो 1/3600 के बाहर -2 था, तो उसका वो 3600 का होल स्क्वायर कैसे हो गया? बेटा दोनों के दोनों तो दोनों की पावर तो -2 है ना। अगर दोनों की पावर -2 है तो आप होल लगा सकते हो। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर, तो उसको आप लिख सकते हो a बाई b का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो आप। दोनों की पावर 2 है, कॉमन लगा सकते हो। बात समझ में आई? हाँ। जिनको हो गया हो वो क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करें। देख लेते हैं। द राइट आंसर इज सी, लेकिन कैसे करना है ये चीज इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट हो सकता है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि हमने अपने प्लानेट में एक कमिटी ने ऐसा बोल दिया है कि जो 7 क्वांटिटीज हैं यही बेस क्वांटिटीज हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज वेरी कर सकती हैं। किसी अदर प्लानेट में इनकी संख्या, इनका नंबर कुछ और हो सकता है, या इनफैक्ट आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी दी जा सकती है जिनमें आपको 7 बेसिक क्वांटिटीज के अलावा किसी और को बेसिक क्वांटिटी मानना पड़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना है, हमें बताना है कि आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन which can be regarded as the set of fundamental quantities। तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्या थी फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन? कौन मुझे बताएगा? किन्हें कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज की स्पेशलिटी क्या थी, क्या खासियत थी उनकी? सर दे कैन बी मेजर्ड। बेटा वो तो सारी क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव्ड हो। क्वांटिटीज का मतलब ही है, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ही आप उसे मेजर कर सके। किसी को याद आ रहा है क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज की स्पेशलिटी? which cannot be written with the help of other quantities। ओके, या देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो आपस में डिपेंड नहीं करेंगी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये बात भी आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी? क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो क्या है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। या ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें आप दूसरी क्वांटिटीज के टर्म में ना लिख पाए। ये बात भी कहना बिल्कुल सही है। एक सही डेफिनेशन दी गई है कि अगर आप क्वांटिटीज को दूसरी क्वांटिटीज के टर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो भी वो जो सेट है आपके पास वो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट होगा। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को यहाँ पे यूज करूं जो आयुष ने मुझे बताई, पहले ऑप्शन को देखो, मैं पहले ऑप्शन को चेक करता हूं क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको दिया गया है लेंथ, वेलोसिटी एंड टाइम। तो बेटा वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी की डेफिनेशन है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, लेंथ बाय टाइम। तो देखिए लेंथ और टाइम ने मिलके किसको एक्सप्लेन कर दिया? वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो ये क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं हो सकता, क्योंकि आप वेलोसिटी को लिख पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम। क्या सबको समझ में आ गया क्यों ऑप्शन 1 हमने रिजेक्ट कर दिया? हाँ सर। इसी तरह से अगर मैं ऑप्शन 2 की बात करूं तो ऑप्शन 2 में देखो दिया है मोमेंटम मास वेलोसिटी। तो बेटा आप सभी जानते हैं मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा, इट इज मास इंटू वेलोसिटी। तो आपको जो 3 यहाँ पे क्वांटिटीज दी गई हैं इनमें मास और वेलोसिटी मिलके किसको एक्सप्लेन कर पा रही हैं? मोमेंटम को। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मोमेंटम एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो मोमेंटम एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, इसका मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज अब नहीं है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? रिजेक्टेड। डी पे आते हैं। ये ए ऑप्शन को हमने रिजेक्ट किया, ये बी ऑप्शन को रिजेक्ट किया, और डी ऑप्शन पे आते हैं। डी ऑप्शन बोल रहा है मोमेंटम टाइम फ्रीक्वेंसी। अब देखिए मोमेंटम तो ठीक है, लेकिन टाइम और फ्रीक्वेंसी दे आर रिलेटेड। मैंने बताया है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज 1 अपॉन टाइम। मैंने बताया हुआ है, कई बार यूज किया मैंने। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम।
तो अगर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप फ्रीक्वेंसी की मदद से टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हो या टाइम की मदद से फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसका मतलब ये अगर टाइम बेस है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिराइव्ड, और अगर फ्रीक्वेंसी बेस है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिराइव्ड। तो ये एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकती हैं। इसका मतलब ये क्वांटिटी भी क्या हो गया, ये जो सेट है हमारे पास, ये भी क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट नहीं हो सकता। लेकिन जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में आपको क्या कह दिया हुआ है, देखिए, फोर्स, मास, वेलोसिटी। सी को चेक करते हैं, फोर्स, मास और वेलोसिटी, क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको चेक करते हैं। तो मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, तो ये चेक करने के लिए आप एक काम कीजिए, आप इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए। मतलब आप क्या कीजिए, फोर्स को मास और वेलोसिटी की टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। तो मास की पावर मैं ए मान लेता हूं, वेलोसिटी की पावर बी मान लेता हूं। और अगर आप ऐसा कर पाए, अगर आप फोर्स को मास एंड वेलोसिटी की टर्म में लिख पाए, तो बताइए ये फंडामेंटल होगा या डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी? अगर लिख पाए तो डिराइव्ड हो जाएंगे। बेटा, अगर लिख पाए तो डिराइव्ड हो जाएगा। तो आपको यहां पे नहीं लिख पाना है। अगर नहीं लिख पाएंगे तो मतलब ये क्वांटिटीज एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, और यहां पे हम कह सकते हैं कि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट कहलाएगा। चलिए, तो फोर्स का आप सभी को पता है, दोनों तरफ डायमेंशनल एनालिसिस लगा दीजिए। तो फोर्स का होता है mLt-2 इज इक्वल टू मास, मतलब मास की पावर a, और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड LT-1 की पावर b। यहां से मुझे क्या मिल रहा है, देखिए, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर 2 -2, यहाँ पे t की पावर -2 इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर कितना मिल रहा है, देखिए b, और t की पावर मिल रहा है -b। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस। तो देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर करने पे मुझे क्या मिल रहा है, देखिए, ऑन कंपेयरिंग आई एम गेटिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, देखिए, एक तरफ मिल रहा है b इक्वल टू 1 और एक तरफ मिल रहा है b इक्वल टू 2। अब b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एक साथ तो नहीं हो सकता ना। अगर 1 होगा तो 2 पॉसिबल नहीं है, और अगर 2 पॉसिबल होगा तो 1। इसका मतलब यहां पे b की आपको एक सिंगल वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब आप फोर्स को नहीं लिख सकते मास और वेलोसिटी के टर्म में, और इसी वजह से क्योंकि आप नहीं लिख पा रहे हैं, जो सी ऑप्शन में आपको क्वांटिटीज दी गई हैं, दे कैन बी रिगार्डेड एज अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। सभी लोग नोट कीजिए, जिसको डाउट हो पूछिए। सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। Yes, sir.